बाबूजी, अगर आपको रोटी खानी थी तो आपको पहले बोलना था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जब जिसका जो जी चाहा खा लिया। रोटियां गिनकर बनती हैं। रोटियां ऐसा नहीं है कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटी तैयार मिलेगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी। आज मैं किसी तरह चावल खा लूंगी। और यह बोलकर तमक कर उठी। अंजना ने और दो रोटियां अशोक जी के प्लेट में बड़ी उपेक्षा से रख दी और खुद चावल वाले डोंगे से चावल निकालकर अपनी प्लेट में रखने लगी। अशोक जी अपनी बहू का यह रूप देखकर एकदम अवाक रह गए। उन्हें इस अपमान की तो सपने में भी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। खैर, अंजना का ऐसा व्यवहार देखकर चौंक तो रमा जी भी गई थीं, पर उनके पति का अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बोल पड़ी, बहू, तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो रोटी। रहने दीजिए माँ जी, ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियां? आप दोनों एक जैसे हैं। अब चलिए खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाने दीजिए। उन्हें भी कदाचित अपनी बड़ी बहू से यह उम्मीद नहीं थी और मैं जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ रोटी को लेकर नहीं है, बल्कि अब बहू बेटा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मुन्ना थोड़ा सा तो लिहाज करता ही था, इसलिए दोनों ने इस आशा के साथ अपने बेटे मुन्ना की तरफ देखा, जिसे हम दोनों प्यार से मुन्ना कहकर बुलाते थे, कि वह शायद अपनी पत्नी की बात का विरोध करते हुए कुछ कहेगा। भला ऐसे कैसे? तुम अम्मा और बाबूजी से बात कर रही हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा सर झुकाए चुपचाप रोटी के टुकड़े तोड़कर अपने मुंह में रख रहा है, तो वह समझ गए कि अब इस घर में उनका दाना पानी उठ चुका है। अब सम्मान की रोटी यहाँ हरगिज नसीब नहीं होगी। चुपचाप दोनों अपमान के घूंट के साथ किसी तरह रोटी के टुकड़े निगल गए। अशोक जी ने तो दोबारा सब्जी भी नहीं ली, बस किसी तरह रोटी जरा सी दाल में भिगोकर खाने लगे। अगर जरा सा भी खाना छोड़ देते तो फिर सुनने को मिलता कि खाना बर्बाद कर रहे हैं। इधर रमा जी को पति के अपमान से और बेटे के कुछ न बोलने से आंखों में आंसू इस तरह बहे जा रहे थे कि रोटी कुछ ज्यादा ही नमकीन और मिर्ची वाली लग रही हो जैसे। लेकिन उन्होंने भी बिना एक भी आवाज किए किसी तरह थाली का खाना खत्म किया। खाना खत्म करके दोनों जब अपने कमरे में आए तो कुछ देर तक उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। इतना अपमान और ऐसी बेरुखी उन्हें पहली बार देखने के लिए नहीं मिली थी, पर खाने को लेकर इतना अपमान इसके पहले कभी नहीं हुआ था। लगभग पिछले 2 महीने से मुन्ना और बहू उनसे खराब व्यवहार कर रहे थे। बहू बूढ़े सास ससुर से उलझने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी। आज रविवार होने की वजह से पूरा परिवार साथ में लंच कर रहा था। उनके पोते मोनू और सोनू पहले ही खाना खाकर टीवी देखने में लग गए थे। वैसे तो दोपहर में अशोक जी आज तक चावल ही खाते थे। आज मैंने पनीर बनाया था और पनीर उन्हें रोटी के साथ ही अच्छा लगता था, अतः बहू से रोटी मांग बैठे तो यूं लगा जैसे तूफान आ गया हो। बहू का वह रुद्र रूप और आंखें तरेर कर हाथ नचाना सब याद करके अशोक जी और रमा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ सा महसूस कर रहे थे। इस बात को दिल से मत लगाओ दुल्हन, बहुत थक गई होंगी, ससुर ने कहा। फिर मैंने भी खामखा रोटी मांगकर बहू को परेशान कर दिया था। जब रमा जी ब्याह कर आई थीं, तब अशोक जी का बड़ा सा संयुक्त परिवार हुआ करता था। घर में सबकी लाडली, बहुत ही गुलगोतनी सी प्यारी भोली भाली रमा जी, सब उन्हें दुल्हन कहकर बुलाते थे। जाने कब सबकी सुना सुनी अशोक जी भी अपनी पत्नी रमा को दुल्हन कहकर बुलाने लगे थे। और आज जबकि खुद रमा जी की 2 बहुओं की सास थी, फिर भी अशोक जी उन्हें दुल्हन छोड़कर और कुछ बुला नहीं पाते थे।
पति के मुंह से सहानुभूति के दो शब्द सुनते ही रमा जी के अब तक जतन से रोके हुए आंसू निकल पड़े। वह ऐसे हिचकियां लेकर रोई जैसे कोई हादसा हो गया हो। रोते हुए मुंह को साड़ी के आंचल से दबा दिया ताकि रोने की आवाज कमरे से बाहर ना जाए और बहू बेटा ना सुन ले। अशोक जी उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें चुप किया। थोड़ी देर बाद जब रमा जी कुछ शांत हुई तो बोल पड़ी, आप अब चलिए यहाँ से। इतना अपमान होता रहा आपका, फिर भी आपसे रोटी खाई कैसे गई? तब बेहद निराश होकर अशोक जी बोले, यह सोचकर खा लेता हूँ दुल्हन कि भले ही खाना बहू ने बनाया हो पर कमाई तो मेरे बेटे की है ना। बोलते हुए आंखें झलक आई थीं अशोक जी की, जिसे रमा जी ने आगे बढ़कर अपने आंचल से पूछ दिया। बुढ़ापा इंसान को कितना मजबूर बना देता है। जब शरीर की शक्ति छीड़ होती है और शरीर काम करना बंद कर देता है, उस समय जतन से पाला हुआ बेटा भी काम नहीं आता। अशोक और रमा जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी समय रहते ही अपने बेटे बहू के नाम कर दी थी। उन्हें लगता था कि बस हमें तो 2 रोटी चाहिए जो हंसी खुशी हमारे बच्चे हमें देते रहेंगे। उन्हें क्या पता था कि उन्हें 2 रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। आज रमा जी को याद आ रहा था कि जो उनकी बहन ने कहा था, दीदी कुछ भी हो जाए पर अपना घर बेटा बहू के नाम मत करना। पर अब तो उनसे गलती हो गई थी, अब क्या हो सकता था। दरअसल अशोक जी और रमा जी के 2 बेटे थे, बड़ा राजीव मुन्ना और छोटा संजीव। राजीव हमेशा से माँ का लाडला रहा था। बड़ी मुद्दतों के बाद जन्मे अपनी पहली संतान को प्यार करते हुए रमा जी ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इसलिए राजीव का स्वार्थी स्वभाव और खुदगर्जी उन्हें नहीं दिखती थी। संजीव राजीव के मुकाबले पढ़ाई में उतना होशियार नहीं था पर अनुशासित था। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, राजीव और उद्दंड होता गया और संजीव अपने लक्ष्य को समर्पित होने लगा। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा और संजीव इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने के बाद नौकरी के सिलसिले में जो अमेरिका गया तो फिर वहीं की लड़की के साथ विवाह कर वहीं का होकर रह गया था। उसने माता पिता से संपर्क तो नहीं तोड़ा था, पर उसने शादी एक भारतीय मूल की लड़की लीजा से कर ली, जिसके पिता अमेरिका में ही बस गए थे। वैसे तो उससे माता पिता को कोई खास नाराजगी नहीं थी, क्योंकि उन्हें संजीव से कोई उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने तो सारी उम्मीद अपने बड़े बेटे राजीव से लगा रखी थी। अशोक जी ने अपनी सर्विस काल में सारी जमा पूंजी लगाकर मकान बनवाया था। 4 साल पहले रेलवे की सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। अशोक जी और दोनों पति पत्नी चितरंजन में आराम से रह रहे थे। मुन्ना एक प्राइवेट फर्म में था और बेंगलुरु में नौकरी कर रहा था। राजीव पत्नी सहित दोनों बेटों सोनू और मोनू के साथ रह रहा था। अब उन्हें वहां अपना फ्लैट लेना था और पैसे कम पड़ रहे थे। इसके अलावा उसके दिमाग में मकान को हड़पने की योजना भी चल रही थी। छोटे बेटे संजीव ने विदेश की लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए माता पिता दोनों उससे तो नाराज थे ही, तो इसी का फायदा उठाया राजीव ने। राजीव के सास ससुर भी उसी की कमाई पर पल रहे थे और उनके साथ ही रहते थे। अब अशोक जी और रमा जी के आ जाने से उन्हें राजीव ने अलग एक किराए के घर में रखवा दिया था। इसलिए भी अंजना को सास ससुर इतना ज्यादा खटक रहे थे। अब बड़ा सागर हड़पना था तो उन्हें तिकड़म भी बड़ी लगानी पड़ रही थी। इसके लिए संजीव की हिस्सेदारी घर पर खत्म करनी जरूरी थी। राजीव और अंजना ने यह कहकर कि संजीव ने तो लीजा से लव मैरिज कर ली और विदेश में शादियां टूटती रहती हैं, तो अगर उनका तलाक हुआ और माता पिता ने घर और जायदाद का बंटवारा किया तो एक हिस्सा लीजा को भी मिलेगा और इस तरह मेहनत से बना हुआ घर किसी और के हाथ चला जाएगा। फिर अपनी माँ की भावनाओं को उठाते हुए मुन्ना बोला, सोचो घर में आप ठाकुर जी की पूजा करते हो या विदेशी मांस खाकर वो अपवित्र कर देंगे।
सुनकर तिलमिला गई रमा जी और किसी तरह अशोक जी को जोड़ दिलाकर घर राजीव के नाम लिखवा दिया। तब तो बेटा बहुत बड़ा मीठा बोलते और इतना मान सत्कार और आदर देते कि रमा और अशोक जी एकदम गदगद हो गए। और जब अशोक जी इनकी बातों में आकर अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ आकर बेंगलुरु में रहने लगे तो सब कुछ ही दिनों में वो लोग अपनी असलियत पर उतर आए। इधर अशोक जी और रमा जी से अब अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उस घर और पेंशन के अलावा और कोई संपत्ति तो नहीं थी उनके पास। घर तो मुन्ना अपने नाम लिखवा चुका था, पेंशन घर में खर्च हो जाता था। बहू तो इतना करती कि मुन्ना के ऑफिस जाते ही घर के बढ़े हुए खर्चों का रोना लेकर बैठ जाती और जब तक अशोक जी को बाजार से सामान लाने भेज देती। उन्हें पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बहू यह याद दिलाना नहीं भूलती थी कि उन दोनों के आने से घर का खर्चा भी बढ़ गया है और अशोक जी को पैसे तो मिलते ही हैं। कुल मिलाकर दूध पानी सब्जी का खर्च तो अशोक जी उठा ही रहे थे। अब कभी कभी राशन भी लाना पड़ जाता था। दोनों पति पत्नी सज्जनता और उनके पैसे बेटा बहू और बच्चों पर ही खर्च कर हो रहा था। हाँ, इतना गरीमत थी कि सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, इसलिए मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई थी, वरना इस महंगाई में हारी बीमारी में दवा दारू का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता। आज अशोक जी को अफसोस हो रहा था कि अपने बेटे मुन्ना की बात मानकर अपना मकान क्यों उनके नाम कर दिया। इन दोनों अशोक जी अक्सर सोचा करते कि कम से कम घर अपना होता तो सिर पर एक इज्जत की छत तो होती। इतना अपमान और तिरस्कार से अगर वह कभी भी किसी और के घर में नहीं रह सकते थे, अब जो व्यवहार मुन्ना और बहू उनके साथ कर रहे थे, तो इस घर और घर के लोगों को अपना तो नहीं कहा जा सकता था। आहा, कितना सुंदर हवादार घर था वो। वह बड़ा सा उस घर की खूबसूरती को और बढ़ाता था। बचपन में दोनों बच्चे झूलकर बहुत खुश होते। समय के साथ लोग फ्लैट में रहने लगे थे, पर अशोक जी को वह हवादार घर बहुत प्रिय था, जो अब मुन्ना ने अपडेट कराकर जल्दी से किसी थर्ड पार्टी को बेच भी दिया। अशोक जी सोच रहे थे, कदाचित उसके मन में यह बात आई होगी कि अगर घर किसी को बेचा नहीं तो कल को संजीव उस पर अपना हक जमा सकता है। तब तो इतना प्यार दिखा रहे थे मुन्ना और बहू कि अशोक जी को लगा कि वह कितने किस्मत वाले हैं जो उन्हें इतने अच्छे बेटा बहू मिले हैं। लेकिन घर के नाम करते ही लगभग 2-3 महीने के अंदर ही दोनों के साथ खराब व्यवहार करना शुरू हो गया था। सच कहते हैं लोग कि सबसे पहले इंसान अपना रंग बदलता है, गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। जीवन संध्या में दोनों अपने सूने मन के आंगन को लेकर सोच रहे थे कि अब इसमें उजाला कौन करेगा, पर वह कहते हैं ना कि हर परेशानी का हल होता है। एक दिन छोटे बेटे संजीव का फोन आया तो दोनों संजोग से पार्क में थे। वह भी बहू को प्राइवेसी देने के लिए दोनों निकल आए थे, क्योंकि उनके रहने से बहू का मुंह हमेशा सूजा हुआ ही रहता था। तो मुन्ना ने खुद कहा था कि अब बाबूजी आप लोग हमेशा घर पर मत पड़े रहा करें, बल्कि कभी कभी बाहर पार्क में घूमा कीजिए, इससे थोड़ा अंजना को सुकून मिल जाएगा। वैसे भी दोनों जब घर पर होते थे तो बेटा बहू दोनों की कड़ी नजर रहती थी कि वह किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इसलिए जब घर में किसी का फोन आता तो वह नहीं उठाते थे। आज काफी दिनों बाद घर से निकल आए तो खुली हवा में थोड़ी देर को अपना अपमान भूल बैठे। आखिर सरल हृदय वाले जो थे। आज संजीव का फोन आया और अशोक जी ने सामान्य बातचीत के बाद रमा जी को पकड़ा दिया था। रमा जी ने रोते बिलखते हुए राजीव की सारी कारस्तानी संजीव को बता दी। सुनकर संजीव स्तब्ध रह गया और जल्दी आने का आश्वासन देते हुए बोला, एक खुशखबरी है कि लीजा मां बनने वाली है। सुनकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। संजीव अब जब आया
तो माँ पिताजी की दयनीय हालत देखकर उसे सारी परिस्थिति समझने में देर नहीं लगी। संजीव जान गया था कि यह सब भैया भाभी ने बाबूजी का मकान हड़पने और संजीव का हक पाने के लिए किया है, क्योंकि भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति भी ठीक नहीं रहा था। इसलिए मैं उनके घर में वहीं नहीं ठहरा और होटल रुका था। छोटा बेटा माता पिता की तकलीफ देख नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि भैया भाभी के घर अपने माँ पिताजी से ढंग से बात करने को भी तरस गया था। अपनी आंखों से बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर भाभी हमेशा अपना कान उधर ही लगाए रहती। कहीं पिताजी के कान तो नहीं भर रहा संजीव ने सोचा कि पापा को अपने होटल ले जाऊं और उन्हें बाजार घुमा लाएं, शॉपिंग करा दें। तो इसकी अनुमति भी भैया भाभी ने यह कहकर नहीं दी कि अब इनकी उम्र हो गई है, बाहर का अगर कुछ खाएंगे पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि संजीव, माँ, बाबूजी तीनों यह बात समझ गए थे। बस राजीव और अंजना चाहते थे कि माँ और पिताजी किसी से बात ना करें, और संजीव बाहर रहकर रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह समझ चुका था। तो उसे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट खिला हुआ देखने का एक ही उपाय समझ में आया कि किसी तरह उनको वह घर खरीद कर दे दे। तो उसने अपनी जमा पूंजी की मोटी रकम दोबारा उस मकान को खरीदने पर लगा दी। बचपन से संजीव यही देखता आया था कि माँ पिताजी अपना सारा प्यार राजीव पर ही लुटाते आए थे। कई बार संजीव के साथ पक्षपात पूर्ण भरा रवैया भी अपना लेती थी। राजीव से दबकर ही संजीव बड़ा हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, वैसे ही बचपन में भी कई बार राजीव के स्वार्थी स्वभाव का पता चल जाता था, जिसे रमा जी अपने प्यार से ढक देती थी। संजीव इसी भेदभाव को देखकर बड़ा हुआ था। वहीं इस उम्र में जाकर पिताजी को जब राजीव की असलियत पता चली, तब उन्होंने संजीव पर भरोसा और उम्मीद करना शुरू किया। अब कहीं जाकर संजीव को अपने माता पिता का पूरा प्यार मिला, और उसे जब राजीव भैया के झूठे दावे और स्वार्थ के बारे में पता चला, तो संजीव का प्यार अपने माता पिता के लिए सहानुभूति से भर गया। अपने देश से बाहर जाकर संजीव और भी संवेदनशील हो चुका था, यहाँ तक कि रिश्तों की क्या अहमियत है एवं माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, यह सब बातें संजीव अब जानने लगा था। इसलिए अशोक जी और रमा जी के लिए उसका प्यार और बढ़ गया था। इसलिए उसके लिए अब अपने माता पिता की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। दिवाली की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए दोबारा आया तो लीजा और बच्चे को भी साथ लेकर आया। पहले की तरह होटल में ही ठहरा। सबसे पहले उसने भैया भाभी से पिताजी को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले जाने की अनुमति मांगने आया, तो भाभी ने खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, हमें क्या पता, आप लेकर जा रहे हो तो इनका ध्यान रखना। वैसे चालाक और कामचोर हैं, कोई भी अपने घर में नहीं रख सकता। देखना कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़कर बर्बाद ना हो जाएं। संजीव चाहता तो भाभी की बात का बहुत करारा जवाब दे सकता था, पर इस समय उसे अपने माता पिता की भलाई के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन अंजना चाहती थी कि माता पिता को देखने कोई रिश्तेदार भी ना आए और वह अपने पास रखकर ही उन्हें सताती रहे। दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। उनकी जितनी चाहे सेवा करते रहना चाहिए। पता नहीं भगवान इस सेवा के बदले में कब कौन सा फल हमें दे दें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।